Hi dear students, in previous lecture we have discussed about the simple pendulum. Motion of simple pendulum is linear simple harmonic motion. अगर आप उसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. उसके बाद हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम. पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम के बाद में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम के बाद हमने एक टाइप पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का जिसको हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम. नाउ जैसे कि लॉज में हमने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे. आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट नया पॉइंट है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं. उसमें सबसे पहला फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम. नाउ यू आर वेरी वेल नोन विद द एम्पलीट्यूड. अगर पार्टिकल को आप ऑसिलेट करेंगे मीन पोजीशन से तो ये एक्सट्रीम पोजीशन तक रीच हो जाएगा, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एंड इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड. जब एम्पलीट्यूड आप चेंज करेंगे तो उसका पीरियोडिक टाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे एक आपको प्रिकॉशन लेनी होगी कि एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉल. बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा मास का इफेक्ट क्या होता है. तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है, पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब होता है. लॉज में मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसका बॉब अगर आयरन का बना हुआ है लेकिन इसकी जगह पे आप दूसरा बॉब यूज करते हैं, वो और पहले आयरन वाला बॉब और अभी जो लिया है फॉर एग्जांपल वो वुडन बॉब है, दोनों की रेडियस अगर सेम है तो भी दोनों के मासेस में डिफरेंस आने वाला है, बिकॉज आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, वुड की डेंसिटी कम है. मास में डिफरेंसेस है दोनों की, लेकिन रेडियस सेम है, साइज सेम है, देयरफॉर इसका पीरियोडिक टाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब होता है. उसका एक नया एग्जांपल देता हूं मैं आपको अभी इसमें. जैसे कि कंसीडर करो कि एक गर्ल यहाँ पे, अ गर्ल इज सिटिंग इन द स्विंग एंड शी इज स्विंगिंग. अगर ये गर्ल के पास दूसरी गर्ल जाके बैठ गई, मतलब अ गर्ल सीट विद अनदर गर्ल विच आर स्विंगिंग इन अ स्विंग. एट दैट टाइम पहले एक सिंगल लड़की यहाँ पे बैठी थी, अब अनदर लड़की, दूसरी लड़की उसके साथ बैठी है, मतलब मास यहाँ पे इंक्रीज हो गया. मास इंक्रीज हो गया लेकिन पीरियोडिक टाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या पीरियोडिक टाइम ऑफ एसएचएम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब. बॉब के मास के ऊपर या यहाँ पे जो दो गर्ल्स है या सिंगल गर्ल है उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. फिर थर्ड फैक्टर है लेंथ. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का इफेक्ट पीरियोडिक टाइम पे क्या होता है. तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाय G. It shows that periodic time is directly proportional to the square root of length. As length increases, periodic time goes on increasing. मैंने पहले आपको बताया था कि लेंथ अगर इंक्रीज होती है पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा मतलब यहाँ पे वो सिंपल पेंडुलम स्लो मूव होता है. अगर लेंथ डिक्रीज होती है पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होता है. पीरियोडिक टाइम डिक्रीज हो गया मतलब क्या हुआ, पहले वो 3 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा था, अब 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है. पीरियोडिक टाइम डिक्रीज हुआ, इसका मीनिंग हुआ वो यहाँ पे फास्ट मूव हो रहा है. तो लेंथ के ऊपर पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है. उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूं आपको. गर्ल इज स्विंगिंग इन अ स्विंग. इनिशियली यहाँ पे शी इज सिटेड, बट आफ्टर सम टाइम अगर वो ये स्विंग में खड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ, गर्ल का जो सेंटर ऑफ मास था वो सेंटर ऑफ मास मूव्स अपवर्ड. अब सेंटर ऑफ मास जैसे ही अपवर्ड मूव हो गया, यहाँ पे पेंडुलम की जो लेंथ थी वो लेंथ डिक्रीज हो गई. अगर लेंथ डिक्रीज हो गई तो पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम या स्विंग गोज ऑन डिक्रीजिंग. पीरियोडिक टाइम डिक्रीज हो गया मतलब यहाँ पे ये जो स्विंग है ये स्लो मूव हो जाएगा.
अगर इनिशियली ये लड़की यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, बाद में वो यहाँ पे बैठ गई है, तो व्हाट विल हैपन, सेंटर ऑफ मास मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास अगर नीचे मूव हुआ है तो लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इफ लेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गई है, दैट मीन्स पीरियोडिक टाइम ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। पीरियोडिक टाइम इंक्रीज हो गया है, इसका मीनिंग हुआ कि ये स्विंग स्लो मूव हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होता है मतलब स्विंग फास्ट मूव होगा, एंड पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होता है मतलब स्विंग स्लो मूव होगा। अब ये पीरियोडिक टाइम में और लेंथ में क्या रिलेशन है, तो हमने पहले ही देखा है कि पीरियोडिक टाइम का ग्राफ अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ निकालते हैं तो पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है। मतलब ये ग्राफ यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा और नेचर का ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। अगर आप टी का स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल हो जाएगा, सेम रिलेशन होगा। देयरफॉर अगर आप टी स्क्वायर का ग्राफ एल के साथ निकालते हैं तो ये भी ग्राफ इनिशियली फर्स्ट ग्राफ के बराबर ही होगा, सेम होगा, बिकॉज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ या टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन अगर आप टी का ग्राफ सिर्फ एल के साथ निकालते हैं, देखो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है, लेकिन यहाँ पे मुझे ग्राफ निकालना है टी का एल के साथ, तो अब टी का स्क्वायर नहीं है तो नेचर ऑफ द ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ पे ज्यादा कौन इंक्रीज होते जा रहा है, लेंथ एज कंपेयर टू द पीरियोडिक टाइम। हमने यहाँ पे 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है, एम्पलीट्यूड, मास एंड लेंथ के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम पे क्या इफेक्ट होता है। तो यहां से हमें रिलेशन मिलता है, पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या दूसरे वर्ड में आप ऐसा भी बोल सकते कि पीरियोडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से g के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है, मतलब g अगर इंक्रीज हो गया तो पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा, पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा, इसका मीनिंग है सिंपल पेंडुलम यहाँ पे फास्ट मूव होगा। g अगर डिक्रीज होता है पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, इसका मीनिंग हुआ कि सिंपल पेंडुलम यहाँ पे स्लो मूव होगा। मतलब ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है कि जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। जी अगर डिक्रीज होता है तो पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा मतलब सिंपल पेंडुलम स्लो मूव होगा। बाद में जी के ऊपर डेप्थ का भी इफेक्ट होता है, जैसे आप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जाएंगे जी फिर से डिक्रीज होता है, जी डिक्रीज मतलब पीरियोडिक टाइम इंक्रीज, तो सिंपल पेंडुलम यहाँ पे स्लो मूव होगा। मतलब अगर आप हिल पे गए तो हिल पे पीरियोडिक टाइम क्या होता है, हिल पे जी डिक्रीज होगा, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, सिंपल पेंडुलम स्लो मूव होगा। अगर आप माइन में गए जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, पीरियोडिक टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट मीन्स सिंपल पेंडुलम फिर से स्लो मूव होगा। जब आप अर्थ सरफेस के बारे में कंपेयर करेंगे, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते समय जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, जी इंक्रीज हो रहा है, पीरियोडिक टाइम यहाँ पे डिक्रीज होगा एंड सिंपल पेंडुलम यहाँ पे फास्ट मूव होगा। जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, जी डिक्रीज होता है, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा एंड जैसे पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होता है इसका मीनिंग हुआ सिंपल पेंडुलम यहाँ पे स्लो मूव होगा। अब दोनों में आने वाला रिलेशन क्या है, तो अगर आप डायरेक्ट के बारे में बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ g या t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g, इसका दूसरा भी एक मीनिंग होता है कि t स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g का ग्राफ अगर आप t स्क्वायर के साथ निकालते हैं तो नेचर ऑफ द ग्राफ ऐसा होगा। मतलब
जैसे जैसे जी डिक्रीज होते जाएगा स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, या दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हैं रूट ऑफ जी एंड टी का ग्राफ सेम होगा, क्योंकि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैंने टी स्क्वायर का टी लिया है और जी का रूट जी लिया है, मतलब रूट जी जैसे जैसे डिक्रीज होता है पीरियोडिक टाइम यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये दोनों में रिलेशन है। और एक ग्राफ यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, अगर हमने 1 बाय रूट जी का ग्राफ टी के साथ निकाला, जैसे कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट जी है, तो दोनों 1 बाय रूट जी और टी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाई? क्यों स्टार्ट नहीं होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हम सरफेस पे जाएंगे और सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसके बाद वो डिक्रीज हो सकता है, मतलब यहाँ पे जी 1 बाय जी इंक्रीज हो रहा है, 1 बाय जी इंक्रीज हो रहा है, मतलब जी की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है और पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये 4 फैक्टर्स है। इसके बाद हमें 5th फैक्टर के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड था, मास था, मास के बाद में लेंथ के बारे में डिस्कस किया, लेंथ के बारे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है वो भी हमने डिस्कस किया। 5th एंड लास्ट पॉइंट है जिसका इफेक्ट यहाँ पे पीरियोडिक टाइम के ऊपर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और वो है फैक्टर नंबर 5, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थर्मल एक्सपांशन। जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को स्ट्रिंग से सस्पेंड करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग हमने यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को एक वायर से सस्पेंड किया है, मेटालिक वायर से। अब इनिशियली यहाँ पे T0 इज द इनिशियल टेम्परेचर, हमने इनिशियल टेम्परेचर लिया है। तब लेंथ थी ये वायर की L0 is the initial length of wire। फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा, वायर का एक्सपांशन हो जाएगा और वायर की लेंथ इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे L इज द फाइनल लेंथ, कौन से टेम्परेचर की है? T टेम्परेचर की है, तो T इज द फाइनल टेम्परेचर। अब यहां पे अगर आपको फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो थर्मल एक्सपांशन से हमें मिलती है, जो कि हमारा हीट सेक्शन में थर्मल एक्सपांशन में हम पढ़ने वाले हैं कि लेंथ एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, हमें फार्मूला मिलता है और वो होता है L0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है, डेल्टा थीटा इज नथिंग बट द चेंज इन टेम्परेचर, एंड अल्फा जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन का ये कोएफिशिएंट है। अब ये फाइनल लेंथ हमें यहां पे मिली है। वी नो दैट T is directly proportional to the square root of temperature, therefore periodic time at given temperature, हम T periodic time के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे थीटा बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे थीटा नॉट बोलेंगे, थीटा नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर, थीटा इज द फाइनल टेम्परेचर। अब देखो पीरियोडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है, therefore जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है लेंथ L हुई है, यहाँ की टोटल जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है L है और यहाँ की जो लेंथ है वो L0 है। देखो यहाँ का पीरियोडिक टाइम T0 है, यहाँ का पीरियोडिक टाइम T है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है, तो T अपॉन T0 का रेशियो अगर आप लेंगे तो इज इक्वल्स टू रूट ऑफ L अपॉन L0 होगा। अब L की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट ऑफ L की वैल्यू है L0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन L0 यहाँ पे कैंसल हो गया, therefore we can write here
टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब रूट साइन में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रूट साइन 1/2 पावर लिखते हैं। अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे। टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा प्लस ये अल्फा डेल्टा थीटा का यहाँ पे स्क्वायर रूट, मतलब ये टर्म निग्लेक्ट हो जाएगी। टर्म कंटेनिंग द हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड। Therefore t is equals to t naught से मल्टीप्लाई करो तो we get t naught in bracket 1 plus half of delta theta। t naught से मल्टीप्लाई करो, t is equals to t naught plus half of alpha delta theta into t naught। मीन्स t naught को अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो t माइनस t naught अपॉन यहाँ पे t naught को फिर से ट्रांसफर करो, सॉरी, is equals to we get half of alpha delta theta into t naught, final periodic time minus initial, तो we get t, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे डेल्टा टी अपॉन इधर से आया टी नॉट को हम t यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि t2 माइनस t1 डेल्टा टी होता है, वैसे t माइनस टी नॉट को हमने डेल्टा टी कहा है तो इसको भी हम t बोलेंगे, हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से हम फ्रैक्शनल चेंज इन पीरियोडिक टाइम निकाल सकते हैं। पीरियोडिक टाइम में चेंज इन टेम्परेचर की वजह से फ्रैक्शनल चेंज क्या हुआ है पीरियोडिक टाइम में, वो हम यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम के पीरियोडिक टाइम पे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम सिंपल पेंडुलम को डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में ऑसिलेट करेंगे तो उसके पीरियोडिक टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करने वाले, मतलब दूसरे और कुछ टाइप से सिंपल पेंडुलम के उसके बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखते हैं। अब सिंपल पेंडुलम डिफरेंट सिचुएशन में ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके पीरियोडिक टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिचुएशन लेंगे मोशन इन अ लिफ्ट। हम सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे लिफ्ट में सेट करते हैं और उसको ऑसिलेट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो लिफ्ट है, this lift is moving upward। With acceleration A। जब ए लिफ्ट एक्सेलरेशन A से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है तो इसमें जो सिचुएटेड सिंपल पेंडुलम है जिसको हमने रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया है उसके पीरियोडिक टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो हमें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे लेंथ तो एज इट इज है लेकिन g के ऊपर इफेक्ट होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस लिफ्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। और यहाँ पे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है इफेक्टिव g जो होता है वो होता है g प्लस ए। जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो g प्लस ए होता है। देयरफॉर पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे होगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाय G, लेकिन ये G कौन सा आएगा, इफेक्टिव G, एंड देयरफॉर वी गेट t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G प्लस A, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड A फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। सेकेंड, यहाँ पे लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर लिफ्ट इज moving in downward direction with acceleration A। अब एक्सेलरेशन A से लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, देयरफॉर देखो यहाँ पे लिफ्ट के रूफ को हमने सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया है और लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, G भी ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G हो जाएगी, दैट इज कितनी आती है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो G माइनस A हो जाता है। देयरफॉर पीरियोडिक टाइम T इक्वल्स टू 2 पाई
रूट ऑफ एल बाय जी, लेकिन ये जी इफेक्टिव रहेगा, देयरफॉर टी इक्वल्स टू वी गेट 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए। थर्ड कंडीशन है लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, लिफ्ट यहां पे फ्रीली फॉल हो रही है। अब फ्रीली फॉल हो रही मतलब अच्छी तरह से आपको हमने 1D में पढ़ा है कि यहाँ पे लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, और पेंडुलम के ऊपर जी ऑलरेडी एक्ट हो रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जी इफेक्टिव लेते हैं तो जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए, लेकिन ये केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, तो जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा यहाँ पे 0। अगर ये 0 हुआ तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव की वैल्यू 0, therefore t equals to 2 pi root of L by 0, that means periodic time यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो वही रहेगा, अगर मीन पे है तो वही रहेगा, ऑसिलेट नहीं होगा। तो ये फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम के मोशन के बारे में। अब यहाँ पे लास्ट फोर्थ कंडीशन है कि लिफ्ट जो है इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, इट मे मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 0। अगर एक्सेलरेशन 0 प्रोड्यूस होता है तो t इक्वल्स टू जी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब पीरियोडिक टाइम जो था वो एज इट इज रहेगा 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। लिफ्ट यहां पे फर्स्ट कंडीशन में अपवर्ड जा रही विद द एक्सेलरेशन ए से, तो जी प्लस ए होगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन। जी प्लस ए हो गया मतलब यहाँ पे रूट साइड में डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, इसका मीनिंग हुआ पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा। पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा मतलब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम फास्ट मूव होगा। सेकेंड कंडीशन में जी इफेक्टिव जी की वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज हो गया, ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम स्लो मूव होगा। इसके बारे में हमने पढ़ा है, पीरियोडिक टाइम इंफिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे पीरियोडिक टाइम के ऊपर कोई भी इफेक्ट मोशन का नहीं होने वाला है। ये फर्स्ट सिचुएशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब हम सेकेंड सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये जो सिंपल पेंडुलम है उसको हमने एक्सेलरेटेड व्हीकल के रूप से टाई किया है। जब ये व्हीकल एक्सेलरेट हो रहा है फॉरवर्ड तो सिंपल पेंडुलम बैकवर्ड मूव होगा। सेकेंड कंडीशन है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये है इन अ व्हीकल विच इज एक्सेलरेटिंग। व्हीकल यहां पे एक्सेलरेट हो रहा है। कंसिडर दिस इज द व्हीकल, दिस व्हीकल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन ए। इसके रूफ को हमने सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया है, तो जैसे ये फॉरवर्ड मूव होगा एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम एक सीडो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। देयरफॉर ये बॉब ये पोजीशन पे आएगा, तो बॉब के ऊपर दो एक्सेलरेशन, मैं यहाँ पे नई फिगर निकालता हूं से, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की अभी की सिचुएशन है, ये यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन थी, अब इसका वर्टिकल के साथ एंगल हुआ है थीटा, तो पेंडुलम के ऊपर दो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड अनदर वन दैट इज द सीडो एक्सेलरेशन। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहां पे ये होगा जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहां पे होगी रूट ऑफ क्या होगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2g इंटू ए इंटू कॉस थीटा।
लेकिन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आगे की टर्म यहाँ पे 0 है। देयरफॉर g की इफेक्टिव वैल्यू है रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g, और ये इफेक्टिव g होगा। देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन क्या हो जाएगा, फिर से रूट साइड में यहाँ पे हमें लिखना होगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड पीरियोडिक टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम होता है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला हूं कि सिंपल पेंडुलम की जो पोजीशन है, अभी की प्रेजेंट पोजीशन, उसका वर्टिकल के साथ यहाँ पे एंगल हुआ है थीटा। तो कितने एंगल से इंक्लाइन हुआ है ये अगर आपको फाइंड करना है तो हम लेंगे tan थीटा। tan थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड मतलब ये एक्सेलरेशन है और एडजेसेंट साइड मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a बाय g। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड ये है पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ व्हीकल व्हिच इज एक्सेलरेटिंग। नंबर थर्ड, अब हमने सिंपल पेंडुलम को वो व्हीकल के रूफ को टाई किया है जो व्हीकल मूविंग अलोंग अ कर्व रोड, एक कर्व रोड के ऊपर, कर्वेचर के ऊपर सर्कुलर मोशन में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। जब व्हीकल सर्कुलर पाथ पे या कर्व रोड पे मूव होता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट होता है। देखो ऐसा एक कर्वेचर है, व्हीकल ऐसे कर्वेचर पे मूव हो रहा है, तो इसके व्हीकल के रूफ को हमने जो सिंपल पेंडुलम ऐसे सस्पेंड किया था, ये सिंपल पेंडुलम के ऊपर यहाँ पे दो एक्सेलरेशन एक्ट होंगे, एक सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ, जिसको हम रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इफेक्टिव जी की डायरेक्शन ये होगी, रिजल्टेंट जी, इफेक्टिव जी। तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से हमें क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम से, दैट इज जी स्क्वायर प्लस ये है ए आर रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। बट रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, या आर ओमेगा स्क्वायर होता है, या वी ओमेगा होता है। जो क्वांटिटी गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वांटिटी आपको रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। देयरफॉर जी की इफेक्टिव वैल्यू होगी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस, हम यहाँ पे फिलहाल ये वैल्यू पुट करते हैं, वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर। नाउ वी गेट द पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। देयरफॉर टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी, और ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी है। Therefore, periodic time is equals to 2 pi root of L upon, फिर से इफेक्टिव वैल्यू की वैल्यू है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर। तो ये पीरियोडिक टाइम दो एक्सेलरेटिंग व्हीकल में पड़ा है, ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटेड है और ये कर्व पाथ पे एक्सेलरेटेड है। देयरफॉर यहाँ पे रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई ये स्यूडो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ेंगे थ्री सिचुएशन के बाद। नाउ फोर्थ सिचुएशन, oscillation of simple pendulum under the influence of electric field। उसमें सब सिचुएशन नंबर फर्स्ट, हमने सिंपल पेंडुलम लिया है,
सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे सस्पेंड किया है रिजिड सपोर्ट से। अब यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहां पे हम इसको नाम देंगे अपवर्ड डायरेक्शन। कौन अपवर्ड डायरेक्शन में है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो बॉब है यहां पे उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्यों ऐसा हुआ? तो इसका यहाँ पे होने की वजह यह है कि बॉब के ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव है एंड ये प्लेट भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा। या अगर ये निगेटिव चार्ज बॉब है और इट इज ऑसिलेटिंग ओवर द निगेटिव चार्ज प्लेट, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी mg minus 4 electric force, that is the QE. Therefore we can write here mg effective. Effective weight क्या रहेगा अभी? mg minus QE. m को ट्रांसफर करो तो g की इफेक्टिव वैल्यू होगी mg by m, मतलब यहाँ पे mg minus QE by m. mm यहाँ पे कैंसिल हो गया। That's why we get effective G is equals to, यहाँ पे G रहेगा, mm कैंसिल हो गया, माइनस QE चार्ज अपॉन चार्ज इनटू स्ट्रेंथ अपॉन यहाँ पे रहेगा मास। अब पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G एंड इट इज G माइनस QE बाय M। तो ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होगा। जब ये बॉब ऑसिलेट होगा, दोनों के ऊपर सेम चार्ज होंगे, दोनों में रिपल्शन होगा, तो ये यहाँ पे पीरियोडिक टाइम जो है जी डिक्रीज होने की वजह से पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा एंड पीरियोडिक टाइम अगर इंक्रीज होता है तो सिंपल पेंडुलम यहाँ पे स्लो मूव होता है अगर दोनों में सेम चार्ज है, मतलब बॉब में एंड वो प्लेट जिसके ऊपर ऑसिलेट हो रहा है। सेकेंड नंबर की कंडीशन है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड अगर है, वर्टिकली डाउनवर्ड कब रहेगी? देखो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है और यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा और बॉब के ऊपर दोनों भी जो फोर्सेस है ये है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स दैट विल बी चार्ज इनटू स्ट्रेंथ। तो ये QE दोनों भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। देयरफॉर जो इफेक्टिव फोर्स यहाँ पे होगा mg प्लस QE। देयरफॉर F effective is nothing but the mg effective is equals to mg plus QE। Therefore we get G effective is equals to m को ट्रांसफर करो, mm कैंसिल होगा, G plus QE by m होगा। यहाँ पे था G minus QE upon m। Now we can obtain the periodic time of this simple pendulum. T equals to 2 pi root of L upon effective value of G and it is G plus QE by m। Now G की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। G की इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इसका मीनिंग हुआ पीरियोडिक टाइम डिक्रीज हुआ है और पीरियोडिक टाइम डिक्रीज हुआ मतलब सिंपल पेंडुलम यहाँ पे फास्ट मूव होगा। एंड नंबर थर्ड कंडीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो हॉरिजॉन्टल है। जब हॉरिजॉन्टल होगी तो पीरियोडिक टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? देखो ऐसे सिंपल पेंडुलम यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg। अब यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स मतलब इधर फोर्स होगा QE, ये होगा इफेक्टिव फोर्स। देयरफॉर इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम वी गेट क्या मिलेगा mg, इसका स्क्वायर होगा
प्लस क्यू ई, इसका भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे होगा एम स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस क्यू ई ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ यम को ट्रांसफर करो, जी इफेक्टिव होगा, यम को यम डिनोमिनेटर में जाएगा, रूट साइड में जाएगा, देयरफॉर एम स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस क्यू ई होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया, रूट साइड में एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, वी गेट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम होल स्क्वायर। नाउ पीरियोडिक टाइम ये कंडीशन में हो जाएगा हमारा 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव, और इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम होल स्क्वायर, इसको रूट साइड में लिखना है, देयरफॉर हम पावर देंगे 1/2। दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशन। थैंक यू।